ये बात ध्यान रखना है कि अभी भी इंडिपेंडेंस एक्ट आया नहीं है। जो एक्ट हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, अभी तक आया नहीं है। मतलब अभी तक पार्टीशन फॉर्मलाइज नहीं हुआ है, प्लस ना इंडिया एक डोमिनियन बना है। तो अभी उसके पहले के ही बातें चल रही हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है और मुस्लिम लीग उस मीटिंग को बॉयकॉट करती है। यानी जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे वो उस मीटिंग में पहुंच ही नहीं पाते, और सिर्फ 211 मेंबर्स जो हैं पहली मीटिंग में भाग लेते हैं। अब कुछ मेंबर्स जो थे वो इंडिपेंडेंट पार्टीज में से भी नहीं आते हैं उस मीटिंग में, और मुस्लिम लीग तो टोटली उसको बॉयकॉट करती है, तो एक भी मेंबर वहां पर जाता नहीं है। तो होने चाहिए थे आपके 296 मेंबर्स, बट आपके पहुंचे सिर्फ 211 पहली मीटिंग में। अच्छा, पहली मीटिंग होती है, उसी मीटिंग के दौरान क्या होता है कि आपकी जो फ्रेंच प्रैक्टिस है उसके अंडर क्या किया जाता था कि अगर कोई भी असेंबली ऐसे नॉमिनेट की जाती है तो किसी भी जो ओल्डेस्ट मेंबर है इस असेंबली का, उसको एक प्रोविजनल प्रेसिडेंट के रूप में वो खड़ा करते थे, उसको इलेक्ट करते थे। यहाँ पे पीपी का मतलब है प्रोविजनल प्रेसिडेंट, यानी कुछ टाइम के लिए प्रेसिडेंट। और इसका सिर्फ एक काम था कि जो आपका परमानेंट प्रेसिडेंट बाद में बनेगा उसको किस तरह से इलेक्ट किया जाएगा, उसको इलेक्ट करवाना इसकी जिम्मेदारी थी। तो ये फ्रेंच प्रैक्टिस के अंडर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रोविजनल प्रेसिडेंट चुना गया। यहां से दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक ये कि पहला प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन था, और दूसरा ये कि उसको किस प्रैक्टिस के अंडर चुना गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। जो आपका इस मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी है वो ये है कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसमें रिप्रेजेंटेशन था ऑलमोस्ट हर सेक्शन के लिए। उसमें हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, सिख्स भी थे, एंग्लो इंडियंस भी थे, और इन सारी सेक्शन की वुमेन भी उसमें मौजूद थी। और ये चीज हो पाई सिर्फ एक वजह से, जिसका नाम था PRSTV। PRSTV का फुल फॉर्म होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये कंसेप्ट जो आपको बार बार तंग करेगा आपकी पूरी पॉलिटी की बुक में, तो हम इस कंसेप्ट को यही समझ के यही निपटा देंगे। तो PR को पहले समझते हैं और फिर STV को समझेंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि इस रिप्रेजेंटेशन में एक मेथड ऑफ इलेक्शन है। तो किसका प्रोपोर्शन की बात हो रही है? वोट्स के प्रोपोर्शन की बात हो रही है। यानी जितने वोट्स जिस चीज को मिले उसका किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा उसकी बात हो रही है। एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास दो तरह के इलेक्शन होते हैं। एक इलेक्शन में क्या किया जाता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है, और एक होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अब दोनों को एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि 100 सीटों पे इलेक्शन हो रहा था, 100 सीटों पे इलेक्शन हो रहा था, और तीन पार्टीज हैं। तो फर्स्ट पार्टी को आपका 40% वोट मिल जाते हैं, यानी मान लीजिए अगर 100 वोट थे तो 100 में से 40 वोट उनको मिल जाते हैं। दूसरी जो पार्टी थी उसको 30, और जो लास्ट पार्टी थी उसको भी 30। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जब आपकी ये 40, 30 और 30 की जो आपको वोट मिला है, जिस परसेंटेज में आपको वोट मिला है, उसी परसेंटेज में आपको असेंबली में, या फिर आपका जो पार्लियामेंट है, या फिर आपकी जो असेंबली है, यानी अगर ये स्टेट में इलेक्शन हो रहा है तो जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो, तो जिस परसेंटेज में आपको वोट्स मिले हैं उसी परसेंटेज में आपको सीट्स भी मिलेंगी। यानी इसमें मल्टीपल विनर्स होते हैं, कोई भी सिंगल पार्टी नहीं जीतती है। अब इसका अगर और सिंपल करके मैं इसको समझाऊं तो मान लीजिए कि यहाँ पे 40 मेंबर जो थे वो, अगर इनको 40 वोट मिले हैं, अगर इनको 40% वोट मिले हैं, तो इनके 40 मेंबर उस असेंबली में जाएंगे, इस पार्टी के 30 मेंबर जाएंगे, और इस पार्टी के भी 30 मेंबर जाएंगे। मतलब एक कोएलिशन टाइप की गवर्नमेंट अपने आप ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाती है। अगर ये नॉर्मल आपका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम वाला इलेक्शन होता, जैसे कि नॉर्मली होता है असेंबली के इलेक्शंस के लिए, तो उस इलेक्शन में क्या होता कि जो भी पार्टी, जिस पार्टी के पास मेजोरिटी है, वो पार्टी जीत जाती है, और ये पार्टी जो है 30 और 30 वाली, इसको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। अब इस केस में हमारे लिए समझना क्यों जरूरी था कि अगर हम यहाँ पे इलेक्शन में देखेंगे तो हमने देखा कि कांग्रेस को 208 सीट्स मिली थी, कांग्रेस को ज्यादा सीट्स मिली थी। अगर हमारे पास आज वाला सिस्टम होता, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, तो उसमें जिसके पास भी ज्यादा सीट्स होती हैं वो जीत जाता है, और जिसके पास कम सीट्स होती हैं उसका कोई नामो निशान रहता नहीं इलेक्शन में। जैसे इस टाइम पे अगर बीजेपी रूल कर रही है तो सिर्फ बीजेपी ही रूल कर रही है, ठीक है, तो वो मेजोरिटी में थी तो उस पार्टी को विनर घोषित किया गया।
और इसमें क्या होता है, जो आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, इसकी वजह से हर सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन मिल पाया, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ कांग्रेस जीत रही थी ऑटोमेटिकली, बट कांग्रेस को भी रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था, मुस्लिम लीग के मेंबर्स को भी मिल रहा था, कांग्रेस में भी हिंदूज को भी मिल रहा था, क्रिश्चियंस को भी मिल रहा था। तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है उसको हम प्रेसिडेंट की वीडियो में और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि मान लीजिए अगर 4 कैंडिडेट्स हैं, तो जब उनकी वोटिंग होती है तो उनको एक सीरीज में वोट किया जाता है। मान लीजिए मैंने इस कैंडिडेट को, जो बी कैंडिडेट था, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी, तो इस ये जो कैंडिडेट है इसका फर्स्ट वोट काउंट हो जाएगा, और प्रेफरेंस के हिसाब से ये वोट चलते रहते हैं। अब ये जो काउंटिंग होती है, ये राउंड्स में काउंटिंग होती है। मान लीजिए पहली काउंटिंग में आपका जो बी था उसको 10 वोट्स मिल गए, जो सबसे लास्ट में आपका कैंडिडेट रह जाएगा उसके वोट्स जो हैं बाकी 3 में इक्वली डिवाइड कर दिए जाएंगे, और इस तरह से वोटिंग चलती रहती है, और तब तक चलती रहती है जब तक कि एक प्रॉपर कोटा ऑफ वोट्स मिल नहीं जाता टॉप कैंडिडेट को, तो उस कैंडिडेट को विनर घोषित कर दिया जाता है। इसको हम और अच्छे से समझेंगे आपकी प्रेसिडेंट वाली वीडियो में, जब उसका इलेक्शन को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा समझना इतना जरूरी है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की वजह से हर किसी को रिप्रेजेंटेशन मिल पाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब एक और चीज यहाँ पे होती है कि 13 दिसंबर 1946 को आपके जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसको पेश करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये सारा का सारा फंडामेंटल और एक इसने दिशा दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कि हमें किस दिशा में चल के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बार बार आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता रहता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो किसने दिया था। तो इसको याद रखेंगे कि ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और कब दिया था? तो 13 दिसंबर को दिया था। अच्छा, यहाँ पे दिया गया था, बट ये एक्सेप्ट कब हुआ? तो अगले साल 22 जनवरी 1947 को। 1946 की दिसंबर में दिया गया था। कौन सी दिसंबर को? 13 को। एक्सेप्ट कब हुआ? अगले साल के अगले महीने में 22 जनवरी 1947 को। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि हमने देखा था पिछली वीडियो में कि जनवरी 1947 आते आते सबको ये महसूस हो गया था कि मुस्लिम लीग जो है अब ये असेंबली ज्वाइन करने नहीं वाली, ना ये वहां पे आके आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कोई हेल्प करेंगे। तो धीरे धीरे उसके बाद माउंटबेटन प्लान आता है और पार्टीशन के साथ इंडिपेंडेंस हमें मिल जाती है। पार्टीशन भी होता है, इंडिपेंडेंस भी होता है। अब यहां से कहानी थोड़ी सी और हो जाती है। इंडिपेंडेंस से पहले जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इट वॉज नॉट अ कंप्लीटली सॉवरेन बॉडी, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी मान सकते हैं, क्योंकि ये टोटली सॉवरेन बॉडी, टोटली इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं थी। इनको जो ब्रिटिशर्स थे उनसे पहले परमिशन लेनी पड़ती थी अपना मिलने से पहले, और हर तरह की लॉ पास करने के जो इनकी पावर थी वो इनके पास अभी तक नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि फॉर्मलाइज नहीं किया गया था इन चीजों को। ये फॉर्मलाइज कब हुई? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में इनको फॉर्मलाइज किया गया। तो यहां तक हमने ये देखा। अब हम देखेंगे कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में जो आपकी असेंबली थी उसको किस तरह की पावर्स मिली, और उन पावर्स का इसने किस तरह से यूज किया, और जब पार्टीशन हुआ तो कितनी सीट्स, कितने मेंबर्स जो थे वो पाकिस्तान की तरफ चले गए, और फाइनली हमारे पास कितने मेंबर्स बचे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आपको जान के हैरानी होगी कि 389 में से 299 लोग ही आपके एंड में पार्टीशन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बचे थे, और उनमें से भी सिर्फ 284 प्रेजेंट थे जब आपका फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट था वो बन के साइन हुआ 24 जनवरी 1950 को। तो हमने देखा कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो जवाहरलाल नेहरू जी मूव करते हैं, और जो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो ही आज का आपका मॉडर्न जो प्रियम्बल है, ऑलमोस्ट प्रियम्बल जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की तरह ही है। यदि आप ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन है उसको पढ़ेंगे और आप प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो आपको 80-90% जो है वो काफी सिमिलरिटीज जो है आपको इसमें देखने को मिलेंगी। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो जाता है। अब जब तक ये पास होता है उसके बाद जब माउंटबेटन प्लान आता है, फिर जो हमारे पास इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 आता है ना, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फुल पावर दे देता है। ये आपकी जो असेंबली थी उसको सॉवरन बना देता है, उसको इंडिपेंडेंट बना देता है। अब इस असेंबली के पास वो सारी पावर्स थी कि वो आपके जितने भी ब्रिटिशर्स ने पहले रूल पास किए ये उनको हटा सकती थी या उनको रखने का फैसला भी कर सकती थी। तो अब सब कुछ जो था वो असेंबली के हाथ में था। इतनी बात हम समझ गए। तो ये पावर हमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से मिली थी, जो कि आपका 1947 में आया था। अच्छा, सॉवरेन बन गई हमारी असेंबली।
इसी एक्ट के अंदर एक बात और बोली गई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए कि जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, अब आपको इंडिपेंडेंस भी मिल रही है, तो आपको कुछ लॉज भी तो पास करने होंगे। तो कोई अलग बॉडी बनाने की जगह जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वही असेंबली आपकी एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी फंक्शन करेगी। अब लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब जो कि लॉ बनाएगी। अब देश को चलाने के लिए कुछ लॉज भी बनाने पड़ेंगे, तो वो लॉ भी ये बनाएगी। अब इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उसके दो काम होगी, एक कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, दूसरा कि वो लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी करेगी। अब ये जो था, अब असेंबली दो तरह से सीटिंग होने लगी। जब भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठती थी तो हमने देखा था कि प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह बैठती थी, तो उसके जो चेयरमैन थे वो थे जीवी मावलांकर। इनको आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी का चेयरमैन बनाया गया। और यही वो जीवी मावलांकर हैं जो कि इंडिया के पहले स्पीकर भी बने आपके लोकसभा के। यही आपके स्पीकर भी बने, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि हमने देख लिया था कि 211 ही लोग एक्चुअली रह जाते हैं, क्योंकि आपका पार्टीशन के बाद बहुत सारा हिस्सा जो था वो पाकिस्तान की तरफ चले गया। और ऑलमोस्ट मुस्लिम लीग के सारे मेंबर्स उन्हीं जगहों से जीते थे जो पाकिस्तान में गई थी। आपका इस तरफ का पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, और इधर भी एक बांग्लादेश उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान होता था। तो काफी सारी सीट्स चली गई थी। तो 389 में से एसेंशियली 211 सीट्स ही बची थी। अब ये 211 सीट्स जो थी ये सिर्फ कांग्रेस वाली सीट्स नहीं थी, इन सीट्स में अब प्रिंसली स्टेट्स भी जुड़ गई थी, क्योंकि अब क्या था, इंडिपेंडेंस मिल गई थी। अब फाइनली जो आपके प्रोविंसेस थे वो आजाद हो गए थे। जो हमने देखा था 1919 और 35 में नहीं बन पा रहा था फेडरेशन, वो अब बन रहा है, क्योंकि अब क्या था, प्रॉपर इंडिपेंडेंस मिल गई है। 1947 के एक्ट में आपका पैरामाउंट से या फिर जो सुजरैनिटी का एक्ट था वो भी खत्म कर दिया गया था। दोनों चीजें खत्म होगी। अब या तो आपके जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इंडिया या पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना था, या वो अकेले भी रह सकती थी। बट अकेला रहना खतरे से खाली था नहीं, क्योंकि दोनों देशों में काफी स्ट्रगल था। इसलिए मैक्सिमम स्टेट जो थी वो आपस में आके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपना अपना रिप्रेजेंटेशन लेना शुरू किया। तो यहां तक इतनी बात हो जाती है कि आपकी असेंबली को पावर्स मिलना जो है वो शुरू हो जाती। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही आपका देश आजाद हो रहा था, तो देश आजाद होने से पहले हमें कुछ ना कुछ एक सिंबल तो चाहिए हमारे देश का। तो उसके लिए हमने जो फ्लैग था वो हमने आजादी से पहले ही आपका अडॉप्ट कर लिया था, हमारा नेशनल फ्लैग। कब किया था? 22 जुलाई 1947। अब ये जो डेट्स हैं दोनों, ये डेट्स को याद करना मुश्किल होता है, इसीलिए मैंने आपको एक बैक स्टोरी बता दी कि आपका नेशनल फ्लैग एक सिंबल होता है एक नेशन का, तो इसलिए उसको इंडिपेंडेंस से पहले ही अडॉप्ट कर लिया गया था। और सॉन्ग, एंथम एंड ये सब कुछ तो बाद में आया था। तो ये आ गया था आपका 22 जुलाई 1947 को, आपको इंडिपेंडेंस मिलती है अगस्त में। अब जो आपका नेशनल सॉन्ग था, नेशनल एंथम था, और जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था और फाइनली लागू होने जा रहा था 26 जनवरी को, उसके पहले ही 2 दिन पहले 24 जनवरी को हमने नेशनल सॉन्ग और आपका नेशनल एंथम और फाइनली एक प्रेसिडेंट जो था हमने चूज कर लिया था 24 जनवरी 1950 को। उसको हम आगे भी एक बार देख लेंगे। अच्छा, तो यहां तक ये बात हो जाती है किस तरह से इनको पावर मिलती है और ये सब। अब जितनी बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें बहुत तरह की कमिटीज बनाई गई अलग अलग फंक्शंस करने के लिए। अब जो मेजर कमिटीज थी, यानी जो सबसे पावरफुल कमिटीज, जैसे यूनियन की जितनी भी कमिटीज थी, 2 कमिटीज थी, वो दोनों थी जवाहरलाल नेहरू के अंडर। आपकी जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन की कमिटी थी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमिटी थी वो आपकी ये आपकी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन की कमिटी थी, आपकी सरदार पटेल के अंडर थी, ये आपकी पटेल साहब के अंडर थी। फिर एक आपकी रूल्स कमिटी थी जो रूल्स के लिए काम करेगी, और एक आपकी स्टीयरिंग कमेटी थी, स्टीयरिंग। तो ये दोनों कमिटीज जो थी, ये दोनों कमिटीज आपकी राजेंद्र प्रसाद के अंडर थी। ये जो आपको मैंने कमिटीज करा दी, सिर्फ यही कमिटीज आपकी मेन इंपॉर्टेंट है। ये कमिटीज में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। इसकी सिवाय एक स्टेट्स कमेटी थी, एक स्टेट्स कमेटी भी थी, वो कमेटी भी जवाहरलाल नेहरू के पास थी। तो हमने ये सारी कमिटीज देख ली। इन सारी कमिटीज का अपना अलग अलग काम था। ये सारे इनके चेयरमैन थे, इनकी कॉम्पोजिशन अलग अलग थी, उस टाइम के हिसाब से उन्होंने अपने आप डिसाइड की थी। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस।
अच्छा, इन कमिटीज में से सबसे इंपॉर्टेंट जो कमिटी हमारे लिए है, जो बहुत बार एग्जाम से पूछी जा चुकी है, मेंस में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इफेक्टिवनेस या इनइफेक्टिवनेस के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वहां पे आपको इस तरह की कमिटीज के एग्जाम्पल कोट करके आंसर में ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो कमिटी थी जिसको एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का उसको पावर मिला था, यानी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला था, वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ये ड्राफ्टिंग कमेटी किसकी चेयरमैनशिप के अंडर थी? बी आर अम्बेडकर की चेयरमैनशिप के अंडर। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके 7 मेंबर्स थे टोटल, और चेयरमैन थे आपके बी आर अम्बेडकर। इन 7 मेंबर्स को अगर आप 3-4 बार देख लेंगे, 3-4 बार अपनी आंखों से गुजार लेंगे, आपको आजाद हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, और ये आपको अच्छी तरह से इनको आप राइम करके भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो छूटेगा नहीं, क्योंकि इस पार्ट से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता, इंडायरेक्टली आता है। किस तरह से क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, और मेंबर सिर्फ 7 हैं। तो जो यूपीएससी है या फिर जो आपका एचपीएस है, यानी जो भी कमीशन है, वो आपसे इतनी तो उम्मीद रखता है कि आप 7 मेंबर्स के नाम तो याद कर पाए। तो आप इनको देख के नोट डाउन कर सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। अब ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसने ड्राफ्ट बनाने शुरू किए, 1947 में ये बनती है। तो अगले साल तक ये अपने ड्राफ्ट बनाने शुरू करती है। पहला ड्राफ्ट जिसका बनता है वो फरवरी 1948 तक बनता है, और जो फाइनल ड्राफ्ट ये तैयार करती है वो अक्टूबर 1948 में कर देती है। ये कमेटी बाकी कमेटी से बहुत ज्यादा 6 महीने से भी कम टाइम में इसने अपना फाइनल ड्राफ्ट जो था वो तैयार कर लिया था, अपना फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया था। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो ड्राफ्ट था इसको ये असेंबली में पेश करते हैं, और इस ड्राफ्ट के ऊपर आपका डिस्कशन होता है। अब वो डिस्कशन आज के जो हमारा डिस्कशन होता है किसी भी बिल पे, उस तरह से ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। जो आपकी पहली स्टेज होती है रीडिंग की, जो आपका ये ड्राफ्ट रीड किया गया, तो पहली रीडिंग में कुछ ज्यादा होता नहीं है, इट इज जस्ट अ जनरल डिस्कशन। सिर्फ अनाउंस किया जाता है, बताया जाता है कि इसमें ये क्लॉज हैं, ये इसमें चीजें हैं, तो ज्यादा डिस्कशन पहली रीडिंग में होता नहीं है। इट इज द सेकेंड रीडिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंड रीडिंग जो थी वो ऑलमोस्ट 11 महीनों के लिए चली थी, या बोल सकता हूँ 1 साल के लिए चली थी आपकी सेकेंड रीडिंग। तो सेकेंड रीडिंग में क्लॉज बाय क्लॉज हर चीज को, छोटी चीज को, बड़ी चीज को डिस्कस किया जाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि सेकेंड जो रीडिंग थी उसमें 7,500 से भी ज्यादा अमेंडमेंट्स जो थी वो मूव की गई थी। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट नंबर, बट आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 7,500 से भी ज्यादा जो थी वो अमेंडमेंट्स मूव की जाती हैं, और ऑलमोस्ट 2,500 अमेंडमेंट्स जो थी वो एक्सेप्ट भी की जाती हैं और ड्राफ्ट में चेंज भी किया जाता है। अमेंडमेंट्स होता है किसी भी चीज में कोई चेंज करना, यानी किसी क्लॉज में कुछ चेंज करना है, उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। तो वो अमेंडमेंट 7,500 अमेंडमेंट्स मूव की जाती हैं। तो यहां से हमें एक चीज और भी पता चलती है कि 7,500 अमेंडमेंट्स को मूव करना मतलब ये कमेटी जो थी, ये जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी और आपकी जो असेंबली थी, दिस असेंबली वाज वेरी वेरी एक्टिव। यहाँ पे एक्टिव डिस्कशंस हो रहे थे, आपका कटाक्ष भी हो रहा था, डिबेट्स भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। इसीलिए हमारा इतना ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उनमें से उभर के आता है, जिन 299 लोगों को हमने ये जिम्मेदारी दी थी बाद में। अब इसके बाद क्या होता है, सेकंड रीडिंग हो जाती है, और सेकंड रीडिंग के बाद जो थर्ड रीडिंग होती है, थर्ड रीडिंग में जो बी आर अम्बेडकर हैं वो आपकी जो आपका ड्राफ्ट अब तक बन के तैयार हुआ है उसको पास करने की बात करते हैं। तो यहाँ पे बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, और इसको पास किया जाता है आपका। ये थर्ड रीडिंग जो थी ये 14 नवंबर को होती है 1949, जिस दिन आपके जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे भी था। और उसके बाद इस दिन ये डिक्लेरेशन होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन है सेटल बाय द असेंबली बी पास्ड, और बाद में 26 नवंबर को आपका ये जो डिक्लेरेशन थी इसको एक्सेप्ट किया जाता है, इसको पास किया जाता है, और 26 नवंबर 1949 को हमें मिल जाता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अभी भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू नहीं किया था इस दिन, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को जो आपका डॉक्यूमेंट था, उसमें जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट था उसमें क्या क्या चीजें थी। उस डॉक्यूमेंट में एक था आपका प्रीएम्बल, और दूसरा था आपका आपके पास 395 आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स आपके उस टाइम पे थे। आज काफी सारे आर्टिकल्स बढ़ भी गए हैं, कुछ आर्टिकल्स को
काट भी दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल जो आपका आर्टिकल 370 था, 35A था, और भी बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं उनको निकाल दिया गया है। हालांकि आर्टिकल 370 अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसको निकाला नहीं गया है। अब आर्टिकल्स कुछ बड़े हैं, कम हो गए, और आपके शेड्यूल जो थे उस टाइम पे 8 थे, आज हमारे पास कितने शेड्यूल हो गए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाता है। अब इस दिन जो था, इस दिन एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इनैक्ट हो गया था। इनैक्ट हो गया था यानी वो बन के तैयार हो गया था। इस दिन इनैक्टमेंट हो चुकी थी, लेकिन इसकी जो कमेंसमेंट है, इन दो शब्दों को अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे हमेशा के लिए, और ये एग्जाम में कंफ्यूजिंग होते हैं। एक शब्द है इनैक्टमेंट और एक वर्ड है कमेंसमेंट। इनैक्टमेंट का मतलब था कि आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन था वो इनैक्ट हो गया, ये बन के तैयार हो गया। तो हमने देखा कि बन के तो तैयार हो गया था 26 नवंबर को ही, 1949 को ये बन के तैयार हो गया था, लेकिन इसका जो कमेंसमेंट है यानी इसका जो लागू करना था वो लागू किया जाता है 26 जनवरी को। कौन सी? 1950, जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। हमने इसी डेट से अपने पहले लेक्चर की शुरुआत की थी और इस डेट पे हम फिर से वापस आ गए। हम अपना पहला रिपब्लिक डे भी मनाते हैं इसको, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इस दिन लागू हुआ था। अब ये इतना 2 महीने का गैप इसीलिए आया था क्योंकि हम चाहते थे कि जिस दिन भी कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो, ये हमारी फ्रीडम स्ट्रगल का रिजल्ट था, तो जिस दिन भी कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो वो एक हिस्टोरिकल डेट हो, उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस हो। तो इसीलिए हमने इसको 2 महीने लेट इसको लागू किया। अब ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या था कि 1929 में लाहौर जो आपका लाहौर सेशन था कांग्रेस का, तो पूर्ण स्वराज की बात पहली बार जो थी वो 1930 में 26 ऑफ जनवरी को की गई थी। 26 ऑफ जनवरी 1913 को पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग जो थी वो सामने रखी गई थी, पूर्ण स्वराज को पास किया गया था। तो ये 26 जनवरी उसी डेट को एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए 2 महीने बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको लागू किया गया था। हालांकि आपका जो 2 महीने थे, इन 2 महीनों में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे वो ऑलरेडी लागू हो चुके थे। अगर आप प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो प्रीएम्बल के एंड में आपको देखने को मिलेगा कि वी डू हियर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अडॉप्ट भी कर लिया था हमने, इनैक्ट भी कर लिया था, अभी कमेंस नहीं हुआ था। डेट लिखी गई है 26 ऑफ नवंबर। कुछ आर्टिकल्स जो थे वो ऑलरेडी लागू हो चुके थे। कौन कौन से आर्टिकल्स थे? 5, 6, 7, 8, 9, या फिर आप इसको सिंपली बोल सकते हैं कि जो भी सिटीजनशिप के आर्टिकल्स थे कि किसको सिटीजनशिप किस तरह से मिलेगी, इनको लागू किया गया था। क्यों लागू किया गया था? क्योंकि उस टाइम पे आपका पार्टीशन की वजह से लोग यहाँ से वहां, इस देश से दूसरे देश बहुत ज्यादा आ जा रहे थे, तो उनकी जो सिटीजनशिप है उनको किस तरह से प्रोसेस करना है, किसको देनी है किसको नहीं देनी है, उसके लिए आर्टिकल्स लागू करने जरूरी थे। एक और आर्टिकल जो था वो लागू किया गया था, आर्टिकल 60, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से कन्फर करता है। कुछ और आर्टिकल्स भी इसमें लागू किए गए थे। एक मेन आर्टिकल था आर्टिकल 324, ठीक है, ये इलेक्शंस के लिए लागू किया गया था। और कुछ 3-4 कुछ आर्टिकल्स और भी थे जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब टेम्पररी ट्रांजिशनल प्रोविजंस जो थे वो भी लागू किए गए थे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन में भी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता नहीं है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली आता है कि आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि क्या फंडामेंटल राइट्स लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को, तो उसका आंसर होगा नहीं। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज अप्लाई हो गई थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो बाद में 42nd अमेंडमेंट हमारे पास आई। क्या डीपीएस भी लागू हो गए थे? नहीं। तो इस तरह से आपको उठा के इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो यहां तक हमने ये चीजें देख ली। अब जो हमारे बी आर अम्बेडकर जी हैं, ठीक है, जो हमारे बी आर अम्बेडकर जो थे उनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट्स पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि किस तरह से, कितना लॉजिकल ये बंदा था और किस तरह से इन्होंने हमारी जो कमिटीज थी, असेंबलीज थी, उनको एक डायरेक्शन दे के, बहुत कम लोग थे ऐसे जिन्होंने एक्चुअली बहुत तगड़ी डायरेक्शन दी थी असेंबली को। जैसे एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, नेहरू जी के द्वारा पास किया गया था, और बी आर अम्बेडकर जो थे उन्होंने एक डायरेक्शन दी असेंबली को चलने की, अपने डिबेट्स के थ्रू, अपने लॉजिक के थ्रू उन्होंने इतना ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट जो है हमें तैयार करके दिया, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसीलिए इनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है और इनको मॉडर्न मनु भी बोला जाता है। तो ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज नोन एज मॉडर्न मनु
आपका आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। तो यहां तक हमारा सारा का सारा फैक्चुअल और कंसेप्चुअल जितनी भी चीजें थी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लेके वो यहाँ पे खत्म होती है। अब हमारे पास एक चीज इंपॉर्टेंट चीज जो है ये आती है कि हमें बात करनी है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कितनी इफेक्टिव थी और कितनी नहीं थी। देखिए, हमने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड थी। क्यों? क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थी वहां से लोग नॉमिनेट होके आ रहे थे, और जो आपकी प्रोविंसेस थे वहां से जो लोग नॉमिनेट होके आ रहे थे उनको प्रोविंशियल असेंबली वाले ही लोग इलेक्ट कर रहे थे। और जो वो प्रोविंशियल असेंबली वाले लोग थे वो खुद ही बहुत ही कम वोटिंग राइट्स पे इलेक्ट हुए थे। उस टाइम पे वोटिंग सबके पास थी नहीं, तो जो लोग इलेक्ट होके असेंबली में आए थे उनको बहुत ही कम लोगों ने इलेक्ट किया था। मतलब ऑलमोस्ट वो भी इनडायरेक्टली टाइप इलेक्टेड थे। हालांकि था डायरेक्ट इलेक्शन, बट बहुत ही कम लोगों ने उनको इलेक्ट किया था, और वही लोग आपके कुछ लोगों को चूज करके इलेक्ट करके आपका असेंबली में भेज रहे थे। तो इसका मतलब ये था कि जो कांग्रेस ने पहले एक 1938 में आपका डिक्लेरेशन किया था कि हम चाहते हैं कि जो असेंबली बने वो टोटली अडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस्ड हो, और दूसरी चीज कि वो पूरी तरह से जो है वो एक इलेक्टेड बॉडी होगी, वहां पे नॉमिनेशंस का कोई स्थान नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें एक चीज पता चलती है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपनी सोच और अपनी जो उनकी धारा प्रवाह था, जो उनका सोच था, उसके साथ उन्होंने एडजस्टमेंट किया ताकि एक असेंबली बन पाए, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका मिल पाए। यहाँ पे उन्होंने कुछ मांगों को कंसीड भी किया, कुछ मांगे अपनी रखी भी, कुछ पूरी हुई, कुछ नहीं हुई। तो यहां से हमें एक बात पता चलती है कि जो असेंबली थी इट वॉज नॉट अ प्रॉपर इलेक्टेड बॉडी। तो यहाँ पे इसकी इफेक्टिवनेस पे सवाल खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि आपने एक पार्टली इलेक्टेड बॉडी जो थी, एक पार्टली इलेक्टेड बॉडी, इस बॉडी के हाथ में आपने इतनी बड़ी पावर दे दी, यानी जो 299 लोग थे इनके हाथ में आपने इतनी बड़ी पावर दे दी कि ये इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना दे। ना आपने इन लोगों को ढंग से इलेक्ट किया, ना आपने इन लोगों को ढंग से नॉमिनेट किया, आपने इन लोगों के हाथ में इतनी बड़ी पावर दे दी। दूसरा इसका क्रिटिसिज्म जो आता है असेंबली का, कि यहाँ पे सारे के सारे जो थे वो मेनली लॉयर्स थे, मेनली लॉयर्स थे। और एक बात और बोली जाती है कि जो असेंबली थे उसमें सारे के सारे लॉयर्स थे, और इन लॉयर्स ने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया जो आम आदमी की समझ से बाहर है। मैक्सिमम लोग इसमें लॉयर थे और हायर ऑर्डर के लोग थे। तो जो लोअर क्लास के लोग थे, जो लोअर कैटेगरी से आते थे, उनकी बात उतनी शायद नहीं सुनी गई होगी, ये इसमें बोला जाता है। ये दो रीजन हो गए। एक और बोला जाता है कि आपका एक और क्रिटिसिज्म जो असेंबली का दिया जाता है वो था कि आपका जो कांग्रेस था, बोला जाता है कि आपकी असेंबली जो थी इट वाज अ कांग्रेस डोमिनेटेड बॉडी, यानी कांग्रेस के पास 208 सीटें थी उस टाइम, तो जो भी डिसीजन कांग्रेस लेगी वही फाइनल होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है एक्चुअली, क्योंकि आप देखिए 7,500 से ज्यादा अमेंडमेंट्स को मूव करना सिर्फ कांग्रेस की बस की बात तो थी नहीं। मतलब वहां पे डिबेट्स चल रही थी, फेयर्स आपका मतलब हर किसी को बोलने का मौका मिल रहा था। 7,500 अमेंडमेंट्स आपको ये शो करते हैं, इसलिए आपको सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं सोचना है। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसके बेस पे एसपीएस तो छोड़िए, यूपीएससी तक में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसके लिए आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना जरूरी है, दोनों तरफ का सोचना जरूरी है। यदि आपको बोला जा रहा है कि लॉयर ज्यादा हैं, तो आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि हाँ लॉयर ज्यादा हैं इसलिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन के हमारे पास तैयार हुआ जो कि सिर्फ लॉयर्स को समझ में आता है, हमें समझ नहीं आता। बट वो भी जरूरी था, क्योंकि लॉयर्स के बिना आप एक इतना सिंपल डॉक्यूमेंट बना देते, उसका फायदा क्या होता। तो उसी तरह से कांग्रेस के पास ज्यादा सीट्स तो थी, लेकिन हमारे पास इतने सारे अमेंडमेंट्स भी तो थी। तो इसका मतलब था कि कांग्रेस डोमिनेट एक्चुअली नहीं कर रही थी आपकी जो आपका असेंबली था उसको। एक और इसमें बोला जाता है कि इट वाज अ हिंदू डोमिनेटेड बॉडी। अब ये भी जो आपका क्रिटिसिज्म है ये भी इसमें आता है, हालांकि इसका उतना ज्यादा वेटेज है नहीं, क्योंकि आपके वहां पे वुमेन भी थी, एससीज भी थे, एसटीज भी थे, हर कोई था, इवन एंग्लो इंडियंस भी थे उसमें। तो इट इज नॉट अबाउट कि किस बॉडी ने आपको डोमिनेट किया। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन के भी खिलाफ है, ये स्लेवरी के भी खिलाफ है, ये चाइल्ड राइट्स भी देता है, ये गवर्नमेंट को बोलता है कि आप सेकुलर हो और आपका जो स्टेट है वो सेक्युलर है, हम पॉजिटिव सेकुलरिज्म को भी फॉलो करते हैं। तो जब इतनी सारी बातें आती हैं तो हमें ये सब नहीं बोलना चाहिए कि किससे डोमिनेटेड था और किससे डोमिनेटेड नहीं था। तो यहाँ पे हमने क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी पढ़ लिया। अगर इसके सिवाय कुछ और क्रिटिसिज्म अगर हम देख पाए तो ये
इसके इसके सिवाय और कई सारे क्रिटिसिज्म जो है इसके दिए जा सकते हैं, लेकिन हमें ये 4-5 पॉइंट्स जो हैं ये हमें अपने दिमाग में रखने हैं, और अगर ये 4-5 पॉइंट्स हमारे दिमाग में रहे तो हम इसके और भी क्रिटिसिज्म बाद में देख पाएंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि किस तरह से क्रिटिसिज्म होता है, किस तरह से ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करती है। अब एक चीज हम और देख लेते हैं। तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का अंतिम चरण। यहाँ पे हम पहुंच गए और यहाँ पे हम सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उनको एक बार पढ़ लेंगे। आप इस जो आपको सामने दिख रहा है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको काफी इजी हो जाएगा समझने में। तो यहाँ पे होता क्या है कि इसमें हम कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें किस तरह के हमारे कौन कौन लोग थे, उसके ऊपर सील किस तरह की थी, किसने उसको ब्यूटिफाई किया, किसने उसको लिखा, किसकी हैंड राइटिंग थी उस पर। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो नॉर्मली हमें प्री में देखने को मिल जाते हैं छोटे बड़े सारे एग्जाम्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो सिंबल था वो किस तरह का था। वो था एलिफेंट का। अब एलिफेंट का सिंबल यहाँ पे यूज किया गया, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका साइज भी बोला जाता है कि इट इज ऑफ एलिफेंटाइन साइज, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, जिसके बहुत सारे रीजन है जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जहां पे हम सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। एक सीरीज वाइज माइनर में ही हम इस बुक को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका सिंबल था वो था एलिफेंट। अब इसके बाद क्या होता है कि सामने आपके जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो थी उसके लीगल एडवाइजर कौन थे, तो हमारे BN राव। ये आपका यूपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि असेंबली के लीगल एडवाइजर कौन थे, तो वो थे BN राव। और आपके सेक्रेटरी थे HVR अयंगर, ये आपके असेंबली के सेक्रेटरी थे। और आपके जो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे वो थे आपके SN मुखर्जी। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। अब ये जो चीजें हैं ये आपकी बुक में बहुत कॉम्प्लिकेट करके दी हुई हैं। इसको मैंने एक सिंपल सा बाइफिकेशन करके इसको सिंपल सा बना दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको समझते हैं। कैलीग्राफी का मतलब होता है कि हैंड राइटिंग, यानी किसने उसको लिखा, किसकी हैंड राइटिंग है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। और ब्यूटिफिकेशन का मतलब है कि उसको ब्यूटिफाई किसने किया, उस पर कलाकृतियां वगैरह किसने ऐड की। तो पहले कैलीग्राफी देखते हैं। अब जब हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारा सिर्फ वो बना था इंग्लिश में। ये हिंदी वाला कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना बाद में 1987 के दौरान पे, जब 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर 394A के अंडर आपके प्रेसिडेंट जो था उसको पावर दी गई कि आप जो है कि जो प्रेसिडेंट साहब है वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन या फिर इसकी ट्रांसलेशन करवा सकते हैं हिंदी में, और एक हिंदी का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया जा सकता है। तो जो इंग्लिश थी उसकी जो हैंड राइटिंग है वो किसकी है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिए। जो हिंदी की है वो किसने की थी कैलीग्राफी, यानी किसकी हैंडराइटिंग है, तो वो है वसंत कुमार वैद्य की। ये क्वेश्चन आपका प्रॉपर यूपीएससी क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को हम इग्नोर करते हैं और यही क्वेश्चन फिर आपके एग्जाम में आ जाते हैं। इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब ब्यूटिफिकेशन भी दो तरह से हुई। एक ब्यूटिफिकेशन जिन्होंने प्रियम्बल की वो थे राम मनोहर सिन्हा, और जिन्होंने हिंदी का जो पूरा का पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जितनी ब्यूटिफिकेशन की वो की थी आपके नंदलाल बोस ने। तो दोस्तों यहां तक हमने देखा कि किस तरह से आपकी जो असेंबली थी फंक्शन किया, किस तरह से उसने आपका जो कंपोजिशन किस तरह से रही, क्या उसकी कमियां थी, क्यों इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अगेंस्ट बहुत सारी आवाजें उठती थी पहले, और आज भी कई बार इसको इनफेक्टिव बोला जाता है, क्यों ऐसा हुआ। तो ये सब हमने इन चीजों में देखा, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमने पढ़े। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी और आपको हर चीज़ बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव, कोई भी परेशानी, आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। दिस इज सुशांत साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।